भारत का विभाजन और कैसे विभाजन आज भी जारी है, दैट इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। बहुत अप्रोप्रिएट बोला गया है वो। जब आप पूरी फिल्म देखेंगे 3.5 घंटे की, बढ़िया एक्टिंग की है उसने। पहले सीन से पहले शॉट से लेकर के अंतिम शॉट तक, अंतिम सीन तक उसकी वो बढ़िया परफॉर्मेंस जारी रही है। गुलाम एक पात्र नहीं है फिल्म में, गुलाम एक सोच है। वो 1947 में भी था, वो आज भी है, वो आगे भी रहेगा। होता ना सेकुलर बंगालियों का एक एटीट्यूड कि हमारा कल्चर ये सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, हमको डेमोक्रेसी में ट्रस्ट है, ये है वो है। उसको लेकर के पल्लवी जोशी का पात्र, ये पूरा जो रावी चिनाब झेलम गंगा जमुनी तहजीब पूरी बनती है ना, उसकी जो बत्ती बनाई है वो एक संवाद में दिख जाता है। नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा लिखित निर्देशित फिल्म बंगाल फाइल्स अंततः रिलीज हो चुकी है। वैसे एक दो बार फिल्म की डेट्स आगे बढ़ी, कई बार नॉर्मल वजह से, कई बार कुछ लोगों ने अड़चने डाली, जो लोग नहीं चाहते थे शायद ये फिल्म रिलीज हो। पश्चिम बंगाल में अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है कि रिलीज होगी नहीं होगी, कोलकाता में देख सकते हैं नहीं देख सकते, वो सब उस तरीके की खबरें चल रही हैं। ट्रेलर लॉन्च के समय भी विवाद हुआ था पश्चिम बंगाल में। मैंने फिल्म देखी और इस वीडियो में फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। और जैसा कि जो लोग इस चैनल पे पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू करता हूं। कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा, कोई मैं आपको कहानी नहीं बताने वाला। टोटली सिनेमा के एस्पेक्ट्स पे हम फिल्म जज करेंगे, जितना मेरी बुद्धि के अनुसार मुझे जितनी फिल्म समझ आई। और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों आप ये फिल्म देखें या न देखें, इसकी कुछ वजहें, कुछ महत्वपूर्ण वजहें। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियोस और भी बनाता रहता हूं, तो जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नीचे ज्वाइन बटन है, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के पर्क्स ये हैं कि आप मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे लाइव सेशन के दौरान जुड़ पाएंगे। तो 3 श्रेणियां बनी हुई हैं, वो आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो साझा अवश्य करें। और मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि इस तरह की फिल्मों के विषय में चर्चा आवश्यक है। तो फिल्म के निर्देशक और लेखक दोनों एक ही हैं, विवेक रंजन अग्निहोत्री। प्रोड्यूसर भी उनकी वाइफ हैं पल्लवी जोशी, और जी प्रोडक्शन हाउस के थ्रू फिल्म आई है। विवेक रंजन अग्निहोत्री का काम हम पहले देख चुके हैं, कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स, वैक्सीन वॉर, जिन लोगों ने देखी हो। ये भी उसी फिल्म की एक काइंड ऑफ कड़ी है। राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस, राइट टू लाइफ की इस फिल्म में बात होती है। स्टोरी एक लाइन में बताऊंगा, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, जितना लगभग ट्रेलर में बताया है उतना ही, कि एक सीबीआई अफसर है, वो केंद्र से यानी कि दिल्ली से पश्चिम बंगाल भेजा जाता है एक केस की जांच के लिए। वहां उसे क्या क्या अनुभव होते हैं, कैसे उसे लगता है कि वो शायद एक अलग देश में आ गया है। वो पश्चिम बंगाल गया है, वो बांग्लादेश नहीं गया है, वो पश्चिम बंगाल ही गया है। क्यों उसे इस तरह की अनुभूति हो रही है कि वो एक अलग देश में आ गया है, यहाँ की पुलिस अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं, किन किन लोगों के वो संपर्क में आता है, वो इस फिल्म में आप देखेंगे। पूरी कहानी में पैरेलल्स ड्रॉ होंगे। एक तरफ हमारी ये कहानी चल रही है जो आज 2025 में चल रही है, और एक कहानी 1946-47 में चल रही है, डायरेक्ट एक्शन डे और इंडिपेंडेंस जब भारत को मिली थी उस समय पर। दोनों कहानियां पैरेलल चल रही हैं। आज का समय और डायरेक्ट एक्शन डे हमें दिखाया जाता है, और हम दोनों के बीच के पैरेलल्स ड्रॉ कर पा रहे हैं। ये विडंबना भी है, सोचने वाला विषय भी है। हमें शर्म भी आनी चाहिए कि आज भी हम वहीं खड़े हैं। जब आप फिल्म के अंत तक पहुंचते हैं तो आपको शर्म, लज्जा, गुस्सा, बहुत तरीके के अनुभव आपको होंगे फिल्म खत्म होते होते। 3.5 घंटे की फिल्म है। तो यही मूल रूप से कहानी है, भारत का विभाजन और कैसे विभाजन आज भी जारी है। यह आपने ट्रेलर में एक संवाद सुना होगा जिसमें एक व्यक्ति खड़े होकर बोल रहा है दैट इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। बहुत अप्रोप्रिएट बोला गया है वो। जब आप पूरी फिल्म देखेंगे 3.5 घंटे की, तो आपके मन में भी यही चल रहा होगा कि हाँ भाई, ये अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ही था और चल रहा है वो अभी भी। आप पैरेलल्स, जैसे मैंने कहा ना, आप पैरेलल्स ड्रॉ कर पाएंगे 2025 में और 1947 में। जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर रिव्यू करा था तो मुझे लगा था कि 3 टाइमलाइन दिखाई जाएंगी, एक 1946 की यानी 46-47 की डायरेक्ट एक्शन डे की, उसके बाद कम्युनिस्ट राज जब रहा 30 साल बंगाल में, और आज का। तो मैं उसमें गलत था कि बीच वाला नहीं है, 2 पैरेलल्स ड्रॉ किए गए हैं। और वो भी बस, इसके आगे मैं कहानी नहीं बताऊंगा, वो आप अपने आप ही देखें। कास्ट की बात करेंगे और एक्टिंग की बात करेंगे, क्योंकि एक्टिंग प्लेड अ मेजर रोल इन दिस मूवी। ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स एक्टिंग, ईच एंड एवरी कैरेक्टर। सबसे पहले अमरजीत का एक पात्र है, एकलव्य सूद ने वो पात्र निभाया है, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा थोड़ी बहुत झलक। पहले सीन से, पहले शॉट से जब ये बंदा इंट्रोड्यूस होता है, वो अपना इंपैक्ट डाल दे रहा है स्क्रीन पे। बढ़िया एक्टिंग की है उसने। जैसा कि मैंने कहा, पहले सीन से पहले शॉट से लेकर के अंतिम शॉट तक, अंतिम सीन तक उसकी वो बढ़िया परफॉर्मेंस जारी रही है। मैंने इस अभिनेता को पहली बार देखा और आई एम टोटली इंप्रेस्ड भाई, मैं कहूंगा। दर्शन कुमार, इनको हम कश्मीर फाइल्स में भी देख चुके हैं, यहां पे भी काइंड ऑफ
नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा उनका कैसा रोल है, वो आप फिल्म में ही देखें। शिवा पंडित उनका नाम है। बहुत ही बढ़िया एक्टर है और वर्सेटाइल यहां पे नहीं कह सकते, क्योंकि काइंड ऑफ कश्मीर फाइल्स जैसा ही उनका जो एटीट्यूड है, जो जिस तरीके का पर्सनैलिटी वो प्ले कर रहे हैं, लगभग सेम है। लेकिन बढ़िया एक्टर मैं क्यों कह रहा हूं, वो प्रमाण आप फिल्म में देखेंगे। जब जब वो बंदा स्क्रीन पे आया है, जब जब उसने डायलॉग डिलीवरी की है, इस फिल्म का पूरा ऑरा ऐसा नहीं है, लेकिन जब जब उस बंदे ने डायलॉग डिलीवरी की है, आप खड़े होकर के ताली बजाने का आपका मन करेगा। और मुझे लगता है कि पूरी फिल्म में सारे पात्र जितने भी हैं, उनमें सबसे अच्छी डायलॉग डिलीवरी दर्शन कुमार ने की है। उसके बाद मिथुन दा आते हैं हमारे। मिथुन दा एक मैडमैन बने हैं, पागल व्यक्ति, और उनका पात्र आगे फिल्म में इंट्रोड्यूस भी होता है, वो आप फिल्म देखेंगे तो जानेंगे। वो ज्यादा उनका स्क्रीन टाइम नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन जितना किया है वो अकेला एक पार्ट है, एक मोनोलॉग जैसा है। इस फिल्म में क्या है ना, बहुत अलग अलग लोगों के बहुत अलग अलग मोनोलॉग्स हैं, अलग अलग पात्रों के। तो वो आप जब अलग अलग मूवमेंट में फिल्म में देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण था इस समय पर। इसी तरह मिथुन दा का जो पात्र है, वो एक समय पर एक मोनोलॉग बोलता है, वो अलग से शॉर्ट फिल्म बन सकती है, 5-7 मिनट की, 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बन के यूट्यूब पर डल सकती है, ऐसा है। अनुपम खेर ये गांधी बने हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। और मुझे नहीं पता ये जान करके पात्र ऐसा लिखा गया है, क्योंकि खेर साहब बढ़िया एक्टर है, हम सबने देखा है, जीवन भर देखते आ रहे हैं। पता नहीं मुझे कि स्क्रिप्ट में ही ऐसा लिखा गया था या उन्होंने प्ले करा, कई जगह मौकरी करी गई है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है स्क्रिप्ट में ही ऐसा लिखा हो कि गांधी के पात्र को मॉक करके दिखाया गया है, कि संवाद में कोई गहराई नहीं, और मतलब वो ऐसे ही बोल दे रहा है कि मुझे बकरी का दूध निकालने जाना है, तो हो सकता है लोगों को हंसी आ जाए। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसलिए लगा कि आप जब फिल्म देखेंगे, या आपने पढ़ा भी होगा मोहनदास गांधी को और क्या उनकी भूमिका रही विभाजन में, या बंगाल में वो नोआखाली जाकर के बैठ गए थे, कितना बढ़िया रहा उनका नोआखाली जाना, हम सब जानते हैं। मतलब देश में एक तरफ आग लगी हुई है, हम विभाजन पे एकदम खड़े हैं, पता नहीं कितने लोग मरेंगे, पता नहीं कितने लोग बेघर होंगे, पर वहां उस बंदे का अलग चल रहा है कि वो मौन व्रत रख रहे हैं, कभी वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बकरी का दूध निकाल रहे हैं। उनको हो सकता है मौक इसलिए किया गया है कि कई बार जब चीज इस स्तर तक बढ़ जाती है कि आप बिल्कुल ही धृतराष्ट्र हो गए हो, तो फिर आपका मजाक ही उड़ाया जा सकता है। मैं एक तरफ से मेरा दिमाग ये भी सोच रहा था कि क्या इसको सीरियस रखना चाहिए था, क्या हमें इस समय पर थोड़ा सा ठहाका लगाने की जगह, हंसने की जगह इस पात्र से ईर्ष्या होनी चाहिए थी, नफरत होनी चाहिए थी। लेकिन फिर मेरा एक दिमाग का कोना ये भी कह रहा था कि ये भी एक अच्छा तरीका है दिखाने का कि हम अपनी बर्बादी पर हंस ही रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसको हमने सर पे बिठा लिया है कि ये पूरे देश का पिता है, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है, तो स्क्रीन पे ये दिखाने का भी एक अच्छा अंदाज है। एक चीज बढ़िया अनुपम खेर ने जो पकड़ी है, वो स और श वाला जो मोहनदास गांधी का चला करता था, वो स प्रॉपरली बोल नहीं पाते थे, श बोलते थे, तो वो उन्होंने बढ़िया पकड़ा है। राजेश खेड़ा, भाई ये बंदा बहुत बढ़िया एक्टर है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये व्यक्ति गांधी बने हैं और इस फिल्म में, मतलब गांधी पहले बने हुए हैं और इस फिल्म में ये जिन्ना भी बने हैं, और मुझे लगता है दोनों ही पात्रों में इस बंदे ने फोड़ा है, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र पे जो पल्लवी जोशी ने प्ले किया है, भारती का, माँ भारती उसमें बोलते हैं फिल्म में उन्हें। इस फिल्म में ना 2-3 ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में मैं कुछ शब्द बोल नहीं पाऊंगा, पल्लवी जोशी उनमें से एक है। बहुत बढ़िया उन्होंने प्ले किया है कि वो परफॉर्मेंस जो होता है ना, जो रुला देता है आपको, वो आपको रुला देगा। अंत आते आते उनका एक मोनोलॉग है, वो कर जाएंगे अपना काम। मोहन कपूर सोहरावर्दी बने हैं, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम है, एक भाषण दिया है, बहुत ही जबरदस्त है। वो कहता ना ईर्ष्या वाला भाव आएगा, आ जाएगा बहुत आसानी से। सौरव दास, जैसा कि मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में भी बताया था, मुझे उतने सेकंड्स देख करके जो फील आई थी, वो मुझे फिल्म में भी देखने में वैसी ही फील आई है, पूरे खरे उतरे हैं वो। गोपाल पाठा का पात्र उन्होंने प्ले किया है, और इस पर भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं केवल आपको ये कहूंगा कि आप केवल उतनी परफॉर्मेंस देखने के लिए थिएटर जा सकते हैं। 10 से 12 मिनट के आसपास का रोल होगा, उतना देखने के लिए आप जा सकते हैं। मेन लीड के रूप में सिमरत कौर दिखी हैं, जो भारती, यानी कि हाँ उनका नाम भी भारती है। उन्होंने कुछ सीन बहुत बढ़िया किए हैं, वो रोने वाले, चिल्लाने वाले जितने भी सीन हैं बहुत बढ़िया लगी हैं। उनका भी मोनोलॉग है, वो भी एक मोनोलॉग है, बंगाल के ऊपर उन्होंने किया है, बहुत बढ़िया किया है वो। कहीं कहीं मुझे लगा जो उनकी डायलॉग डिलीवरी थी वो थोड़ी सी ओवर हो जा रही थी। अब कई बार वो ओवर अच्छा भी लगता है, कई बार वो ओवर क्रिंज भी लगता है। उदाहरण के रूप में एनिमल फिल्म में जो रश्मिका मंदाना का पात्र था, उसके बहुत मीम्स बने थे इस सीन के, तो वैसा सा कहीं कहीं मुझे लगा कि थोड़ा सा ओवर निकल गया। लेकिन कई लोगों ने रश्मिका मंदाना की जैसे तारीफ भी करी थी उस सीन में, ऐसा ही इनके लिए भी हो सकता है कि कई लोगों को वो चीज पसंद भी आएगी। पुनीत इस्सर, उन्होंने एक सीबीआई
डायरेक्टर बने हैं, उनका पात्र प्ले किया है, उनका स्क्रीन टाइम लगभग बहुत कम है, जितना है वो नॉर्मल सा है, एवरेज सी एक्टिंग है। शाश्वत चैटर्जी, इन्होंने सरदार हुसैनी का पात्र प्ले किया है, ये विधायक बने हैं, एमएलए, करंट जो रूलिंग पार्टी है पश्चिम बंगाल में उसके एमएलए बने हैं। कोई नाम नहीं लिया गया है, कुछ नहीं, बस उन्हें बोला गया है रूलिंग पार्टी का एमएलए है। दिवेंदु भट्टाचार्य, ये बहुत बढ़िया एक्टर हैं, हालांकि बहुत वही 10-12 मिनट का ही रोल था। इतने ज्यादा पात्र है ना कि सबका रोल काइंड ऑफ वही 10-12 मिनट का है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कई लोगों ने ऐसी ऐसी छाप छोड़ी है ना, जैसा कि मैंने बताया सौरभ ने, जो गोपाल पाठा बने हैं, ये दिवेंदु भट्टाचार्य, ये रॉय चौधरी बने हैं, असली पात्र बने हैं ये। उनकी गर्दन काट करके मारा गया था उनको, आप उनके बारे में पढ़िएगा, गूगल करेंगे आप, गर्दन काट दी गई थी, उनकी बेटियां, उनके घर की महिलाएं, उनको सेक्स स्लेव बना लिया गया था। 15 से 20 मिनट का, 20 मिनट का भी नहीं, हाँ 12-15 मिनट का रोल होगा, उतने में बहुत तगड़ा इंपैक्ट वो छोड़ के गए हैं एज कैरेक्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुलाम का एक पात्र है, वैसा ही है जैसा मैंने कहा ना कि मैं बताऊंगा नहीं, वो आप स्क्रीन पर ही देखिएगा। स्ट्रॉन्ग है, हेट्रेड निकलेगी, और गुलाम एक पात्र नहीं है फिल्म में, गुलाम एक सोच है। वो 1947 में भी था, वो आज भी है, वो आगे भी रहेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये जब आप फिल्म देखेंगे तब आप जानेंगे कि वो कैसे केवल अपनी फॉर्म बदलता है, नाम बदलता है, वो सोच वही रहती है। और मैं गुलाम यहां पे क्यों कह रहा हूं, या फिल्म में वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आप फिल्म देखकर जानेंगे। संवादों पे आते हैं, कई संवाद बहुत डीप लिखे हैं, मतलब एक लाइन में ऐसी बात कह दी गई है, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा था कि भारत का लाइट हाउस है बंगाल, वो पूरा एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग्स कई हैं, जैसा कि मैंने बताया, सिमरत कौर जो हमारी फीमेल लीड है, उनका एक पात्र है, वो बंगाल को लेकर के पूरा एक लगभग 2-3 मिनट तक मोनोलॉग देता है, सब कुछ की हिस्ट्री, कल्चर, म्यूजिक, फूड, जुड़ाव, कैसे कोलकाता ने, बंगाल ने एक लिटरली लाइट हाउस का काम किया है, एक टॉर्च बेयरर का, कितने इंटेलेक्चुअल्स वहां से निकले हैं, क्यों अंग्रेज भयभीत थे कोलकाता से, ये सब चीजें उन्होंने बताई हैं। दर्शन कुमार का पात्र, उसका एक मोनोलॉग है, उसके 2-3 मोनोलॉग हैं, लेकिन एक जो अपने सीबीआई डायरेक्टर के साथ है वो बहुत जबरदस्त है, वो भी आप देखेंगे तो आपके गूज़बम्प्स हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बीच बीच में, संवादों के बीच में हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आते हैं, ये मजेदार चीज है। कहीं कहीं ये चीज बोरिंग लग सकती है, लेकिन जब आपके बैक ऑफ द माइंड होता है ना, भाई मैं एक ऐसी फिल्म देख रहा हूं जहां पे हिस्ट्री है, हिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आएंगे, तब आपको वो देखने में मजा आएगा, क्योंकि लिटरली वो चीज बोली गई है संवाद के माध्यम से और वो सच में हुई है, तो वो रेफरेंसेस जो बोले गए हैं बढ़िया लगे हैं। बाकी संवाद बीच बीच में स्ट्रॉन्ग फील हो जाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे, मैंने कहा ना एक पात्र आता है, गोपाल पाठा का पात्र आया, रॉय चौधरी का पात्र आया, वो 2 लाइनें ऐसी बोल गया कि वो आपके दिमाग में फंसी रह जाती है ना, कि मतलब अगली 5 मिनट 10 मिनट वो पात्र चला गया स्क्रीन पर से, लेकिन 10 मिनट वो लाइन आपके दिमाग में घूम रही है। गोपाल पाठा और मोहनदास गांधी का एक छोटा सा संवाद दिखाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सुनिएगा जब आप फिल्म देखेंगे। पल्लवी जोशी का पात्र, जैसा कि मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया है। अंत में एक पूरा संवाद है, मोनोलॉग सा है, उस संवाद के लिए मैं बताऊंगा नहीं क्या है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि वो संवाद सुनने के बाद किसी को किसी भी तरह का डाउट रहता है, ये देश, ये विभाजन, ये इलीगल इमिग्रेंट्स सो कॉल्ड हम जानते हैं, तो उस पूरे मोनोलॉग के बाद भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन मार्क रह जाता है, तो मैं कहूंगा कोई फिल्म, कोई आर्ट, कोई डॉक्यूमेंट्री कुछ नहीं बदल सकती। यह हुई संवाद की बात। प्रोडक्शन पे आ जाते हैं, थोड़ा सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो राइट्स दिखाए हैं, जो डायरेक्ट एक्शन डे दिखाया है, उसमें सिनेमाटोग्राफी बढ़िया चलती है। बढ़िया क्या है, लंबे लंबे 1 टेक शॉट्स हैं, मतलब पूरा 1 टेक नहीं है कि जैसे 10-12 मिनट का सीन है, उसमें पूरा रॉइट्स दिखाए जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बम फूट रहे हैं, चील कौए लाशें खा रहे हैं, तो वो 10-12 मिनट 1 टेक नहीं है, लेकिन हाँ लंबे लंबे हैं कि 1-1.5 मिनट का पूरा 1 टेक है। हमारा पात्र भाग रहा है, उसके साथ पूरा स्टेडी कैम या कैमरा हमारा भाग रहा है, वो बहुत अपीलिंग लगता है, आप कैरेक्टर के साथ पूरा ड्राइव होते हो। एक वो वाली वाइब है कि मैं भी एक दंगों के बीच में हूं, बसों के बीच में से ट्रैम्स है, ट्रैम्स के बीच में से कैमरा किस तरह मूव करता है, वो बढ़िया काम किया है। सिनेमाटोग्राफी में सिंबोलिज्म का प्रयोग बढ़िया है, और ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बता दूंगा फिर वही मजा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन हाँ इसमें मैं बताऊंगा नहीं, आप स्क्रीन पर देखिएगा, क्योंकि वो जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो आवश्यक है, क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एडिटिंग की बात कर लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिल्म थोड़ी लंबी है, मतलब थोड़ी क्या, काफी लंबी है, 3.5 घंटे की फिल्म है, इतनी लंबी फिल्म चलती नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि कंटेंट बहुत है।
एक तरफ पूरा फर्स्ट हाफ लगभग डायरेक्ट एक्शन डे में कवर्ड है, सेकंड हाफ लगभग 2025 यानी कि आज का टाइम है, लेकिन टाइमलाइन सीधी नहीं है, टाइमलाइन बीच बीच में जंप करती रहती है, आज का समय और 1946-47 दोनों आपस में। और जैसा कि मैंने बताया संदर्भ के साथ जंप करती है। आप देखेंगे कि यार 1946 में ये चल रहा था, ये हुआ था, वो हुआ था, फिर एकदम आज पे जंप करेगा और उस तरीके के सीन आएंगे, आप कहोगे कि क्या बदला है, क्या बदला है। आप अपने आप से प्रश्न करोगे। एक चीज जो मैं गड़बड़, वो मैंने ट्रेलर के समय भी कही थी, अभी भी मुझे वही लगी, जो एडिटिंग की गड़बड़ कहें या वीएफएक्स ही कहें, कि वही जो खून के वो दिखाए जाते हैं, गोली मारी तो खून लगाए, तो वो वीएफएक्स बहुत अजीब सा है। वो सबके पास एक ही टेम्पलेट होता है, मुझे तो लग रहा है सभी प्रोडक्शन हाउसेस के पास एक ही टेम्पलेट है। बाकी चील कौए जो दिखाए हैं कि लाशें खा रहे हैं, वो नकली से हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। इसे मतलब फिल्म की कमी नहीं कह सकते, वही बजट इशू है कि भाई प्रोड्यूसर ऊपर से पैसा नहीं आएगा, प्रोडक्शन हाउस पैसा नहीं लगाएगा तो कैसे होगा। लेकिन वही है ना, इन फिल्मों में वो चीज मैटर नहीं करती। स्टोरी इतनी स्ट्रांग है, आपके पात्र जो है वो एक्टिंग इतनी स्ट्रांग कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे चला जाता है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में अगर इस चीज पे काम हो और वो भी अच्छा हो तो मतलब मास्टरपीस की तरह कोई ऐसी फिल्म आ सकती है। म्यूजिक की बात करते हैं। म्यूजिक में गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। गाने अधिकतर फोक सॉन्ग्स हैं, वो आपने सुन लिए होंगे, यूट्यूब पे डला हुआ है, अवश्य सुनिएगा भाई। मुझे तो, मैंने पहली बार सुने, 2 गाने सुने, मुझे बढ़िया लगे। धोनो धान्य करके है एक, किचू दिन मोने मोने। किचू दिन मोने मोने तो उस तरीके का है कि वो आप सुन लोगे ना, वो आपके दिमाग में बजता रहेगा। और वो क्योंकि अंत में भी आता है, जो हमारी लास्ट में कास्टिंग दिखा रहे होते हैं उस समय पर भी आता है, जब एंड क्रेडिट्स चल रहे हैं वो बज रहा है, तो वो वाले गाने होते हैं ना, जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो और आप घर तक आते हो और इस तरह की फिल्म देख के आते हो, तो वो कान में पीछे बजता ही रहता है। तो किचू दिन मोने मोने उस तरह का गाना है, बढ़िया गाना है, मतलब मूवमेंट के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से। बाकी बैकग्राउंड स्कोर कहीं कहीं बहुत मजेदार है। जिना और गांधी का एक कॉन्वर्जेशन है, वहां पे पीछे एक वायलिन बज रहा है, बहुत शानदार। उसके बाद जब दंगे दिखाए गए हैं, लाशें हैं, लाशें लेकर के जा रहे हैं लोग, उस समय पर एक तरह का बैकग्राउंड स्कोर है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। इसके साथ ही थोड़ा सा सस्पेंस है कहीं कहीं फिल्म में, मतलब सस्पेंस है क्या, लास्ट तक वो खिंचता है। सस्पेंसफुल म्यूजिक वो जहां से भी ये बनवाया है विवेक अग्निहोत्री ने, कूडोज टू हिम, कूडोज टू हिज टीम, बढ़िया काम है भाई। मुझे बीजीएम से एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा मिला। अब आते हैं मित्रों, ये फिल्म के सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर कर लिए कि कहां कमी रह गई, और जैसा कि मैंने कहा था अंत में आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये देखनी चाहिए। कमी मुझे एक जगह लगी कि कहीं कहीं कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, और वो इस फिल्म में नहीं, इस तरह की फिल्मों में होता है, क्योंकि आपको पैरेलली कहानी भी दिखानी है जो एक सच्ची कहानी है, जैसे कि डायरेक्ट एक्शन डे। उसके बाद आपको थोड़ा ड्रामेटाइज भी करना है, सिंबोलिज्म भी देना है, जैसे कि हमारा मैडमैन है मिथुन चक्रवर्ती का पात्र, उससे कॉन्वर्सेशन होगा, वो उसी मोमेंट पे होना चाहिए। उदाहरण के रूप में कि कहीं पत्थर बरस रहे हैं, पत्थर बरसा दिए एक भीड़ ने, और अचानक से भीड़ गायब हो गई 1 सेकंड में, कुछ नहीं हुआ, लाठीचार्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करनी थी। अब देखा जाए तो इसे फिल्म मेकिंग की जबान में ये कैसे हुआ भाई, आप एकदम जंप कैसे कर गए, उस भीड़ ने या तो कुछ आप खत्म तो करिए उस सीन को। लेकिन वही मैंने कहा कि इन फिल्मों में ऐसा होता है या करना पड़ता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ फिल्म और डॉक्यूमेंट्री दोनों ही है। एक मजेदार चीज जो मैंने ऑब्जर्व की दोस्तों, वो आप भी करिएगा, कर ही लोगे यार, क्योंकि वो बहुत दिख रही है। गांधी जी जो है हमारे बने हैं अनुपम खेर जी, तो गांधी जी जो है वोट डाल के आए हैं स्वतंत्रता से पहले इन्होंने वोट डाल दिया। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, फिल्म देख के समझ जाओगे। तो यार मेकअप टीम को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, साफ दिखाई दे रहा था, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, पता नहीं क्यों था। हो सकता है उस समय पे शूट हुई हो फिल्म जब महाराष्ट्र चुनाव चल रहे थे, अनुपम खेर वोट डाल के आए हो, तो वो काइंड ऑफ मेकअप की थोड़ी सी भूल है। बाकी एक कमी जो मुझे लगी कि कैरेक्टर कोई कोई बीच बीच में टूट रहा था, मतलब कहानी सीधी चल रही है कि हाँ हमारा एक कैरेक्टर ऐसा है, फिर वो अचानक से दूसरे तरीके का बिहेव करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई कैरेक्टर वामपंथी है, कम्युनिस्ट दिखाया गया है, फिर वो अचानक से भक्ति में लीन दिखाया जा रहा है कि कृष्ण जी के गीत गा रहा है, वीणा बजा रहा है, और वो सब उस तरह की चीज। तो ये समझ नहीं आता कि यार ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, अभी तो ये व्यक्ति वामपंथी था, एकदम हार्डकोर कम्युनिस्ट है, वो कैसे हुआ। लेकिन इसके लिए फिर मैं वही फिल्म के रन टाइम को थोड़ा सा मैं दोष देना चाहूंगा, क्योंकि कैरेक्टर्स की डेप्थ जो है स्क्रीन पर दिखाने की जगह, आपको फील कराने की जगह संवादों में बताई गई है। जैसा कि मैंने कहा भाई 3.5 घंटे की फिल्म हो गई, तो शायद
हो सकता है लिखी उस तरीके से गई हो कि हम उनकी बैक स्टोरी बताएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण है। चाहे हमारा मेन पात्र है दर्शन कुमार का, कश्मीरी पंडित बना है वो, उसकी बैक स्टोरी किस तरह से दिखाई गई है। हमारे और जो पात्र है, पल्लवी जोशी का पात्र है या दूसरी हमारी मेन लीड है जो उनका पात्र है, वो थोड़ी थोड़ी कब और कैसे बताई जाती है, वो संवादों में बताई गई है, वो स्क्रीन पर नहीं दिखती। तो कैरेक्टर आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत तगड़ा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, नहीं, आपको पता चल जाएगा एक बार में कि हाँ ये कैरेक्टर ये है, खत्म। ये थोड़ी बहुत कमियां हैं। अब जो मैं अंत में कहूंगा कि क्यों इस फिल्म को देखें या न देखें, तो दोस्तों अगर आप 80 सालों में क्या बदला है या क्या नहीं बदला है इस देश में ये जानना चाहते हैं तो कृपया करके इस फिल्म को देखिएगा। आज का पश्चिम बंगाल क्या है, किस स्थिति में है, और आज के पश्चिम बंगाल में और 1946-47 के पश्चिम बंगाल में क्या कोई अंतर है, यह जानने के लिए फिल्म देखिएगा। एक और मजेदार चीज है, करंट बंगाल पुलिस जो दिखाई है, हालांकि वो प्रॉपर नहीं दिखाई, व्हाइट वर्दी वैसे नहीं दिखाई, नॉर्मल दिखाई है खाकी में, पता नहीं क्यों, हो सकता है केस वैसे बचने के लिए कर रहे हो विवेक अग्निहोत्री। बिल्कुल सही बात है भाई, करना भी चाहिए, जब ट्रेलर तक वो लॉन्च नहीं होने दे रहे तो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन पुलिस का जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया है ना मित्रों फिल्म में, आप मतलब क्लैप कर दोगे खड़े होकर कि हाँ भाई ये तो हमने देखा है। सिंबोलिज्म के लिए ये फिल्म देखें कि हिंदू सोसाइटी किस स्तर पर अंधी है। आप अगर ये देखना चाहते हैं तो ये फिल्म देखें। और आज भी वही हाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि 1946-47 में अंधे थे, आज भी है। एक होता ना सेकुलर बंगालियों का एक एटीट्यूड कि हमारा कल्चर ये सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, हमको डेमोक्रेसी में ट्रस्ट है, ये है वो है, उसको लेकर के पल्लवी जोशी का पात्र एक संवाद कह लें या एक ही लाइन कह लें, जिनको समझ आएगी वो आ जाएगी। ये पूरा जो रावी चिनाब झेलम गंगा जमुनी तहजीब पूरी बनती है ना, उसकी जो बत्ती बनाई है वो एक संवाद में दिख जाता है। तो ये चीज देखने के लिए उस लिए ये फिल्म देखें, और ये सीख लेने के लिए फिल्म देखें, एक और बड़ी सीख कि भीड़ कैसे काम करती है। किसी भी समय 1946 में, 47 में, 2020 में, 2025 में, जब मर्जी, एक भीड़ किस तरह काम करती है। क्या भीड़ किसी लॉ को मानती है? क्या कोई कानून भीड़ पे काम करता है, या कानून के बस की बात है भीड़ को संभालना? और क्या भीड़ आपको पहचानती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने उस भीड़ में से किसी एक व्यक्ति के साथ या पूरी भीड़ के साथ ही कभी कोई भला किया होगा, या उनमें से कोई आपको जानता होगा, तो क्या जब वो भीड़ बन के आएगा, जैसे कि एक व्यक्ति आपको जानता होगा, लेकिन जब वो भीड़ के साथ आएगा तो वो आपको कितना जानता है या कितना पहचानता है, या आपने उसके साथ क्या किया है, एहसान किया है कोई, या उसके लिए कुछ भी अच्छा किया बुरा किया है, क्या वो ये याद रखता है। ये बात जानने के लिए इसलिए ये फिल्म देखें। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके लिए आपको बंगाल फाइल्स जितनी जल्दी हो सके देखनी चाहिए। फिल्म में कमी है, जैसा कि मैंने बता दिया, फिल्म मेकिंग को लेकर के कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां उस स्तर की नहीं है जिस स्तर पर ये फिल्म देखनी जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने द बंगाल फाइल्स का रिव्यू करने का प्रयास किया इस वीडियो में। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आप मेरे इस रिव्यू से कितने सहमत हैं, मैं कितना न्याय कर पाया रिव्यू करते हुए इस वीडियो में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। अगर ये चीजें XYZ चीजें आप फिल्म में देखना पसंद करते हैं, आप चाहते हैं इस तरीके का सिनेमा बने, तो आपको फिल्म देखनी चाहिए, अन्यथा ना देखें। वैसे भी स्क्रीन उतनी नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी इस फिल्म को। अलग ही मतलब बागी वागी कुछ भी चल रहा है, उसको मिली हुई है स्क्रीन, देखते हैं। लेकिन शायद ये फिल्म ग्रो करेगी, वैसे ही जैसे कश्मीर फाइल्स ग्रो की थी वर्ड ऑफ माउथ से। ये उसी तरीके की फिल्म है, इनका प्रमोशन नहीं होगा, हम हैं, आप लोग हैं, हम ही इनका प्रमोशन कर सकते हैं। तो अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो और आप देखना चाहते हो या आप चाहते हो और भी लोग ये फिल्म देखें, तो कृपया करके इस वीडियो को साझा करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। और अंत तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की आपके पास अपडेट पहुंच जाए।